अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्री नर्सिंग लेक्चर्स। डियर व्यूवर्स, ये मेरे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वीडियोस हैं उसका पार्ट 4 है और जो सॉल्व पेपर था 2019 का उसका ये MCQs का पार्ट 2 है। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ आपके पार्ट 1, तो उसका लिंक मैं आपके पास डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो उसको क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस पार्ट 2 को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 16 फिर इंग्लिश से लिया गया है। इसमें चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अहमद इज़ मोर रेस्पॉन्सिबल डैश माई डैश बॉय इन हिज क्लास। तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए हैं, दैन सम, दैन अदर एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी। देखिए बी में भी सेम ही लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये है कि एन है तो कंपैरेटिव डिग्री में होती है, तो जो देन का जो हम स्पेलिंग लेते हैं वो THAN लेते हैं, ठीक है। तो ये कंपैरेटिव डिग्री में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 फोटो रिसेप्टर्स ऑफ आइज़ आर प्रेजेंट इन द। फोटो रिसेप्टर आई के कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? आइरिस में, रेटिना में, स्क्लेरा में, कॉर्निया में। तो इसका करेक्ट आंसर है रेटिना। यहाँ पर आप पिक में देख सकते हैं, ठीक है, रेटिना को शो किया गया है यहाँ पर, ठीक है। ये वाइट्रस स्विमर है, ऑप्टिक नर्व शो की गई है, कोराइड है, इसके अलावा सिलियरी बॉडी है और कॉर्निया है, ठीक है। आइरिस को इंडिकेट किया गया है, लेंस को इंडिकेट किया गया है, ठीक है। और फिर दूसरी तरफ सिलेरी बॉडी और स्क्लेरा जो हमारा वाइटिश पार्ट होता है, वाइट पार्ट होता है, ठीक है। दूसरी पिक में भी ऊपर देख सकते हैं आप कि इसमें पीपल को शो किया गया है और स्क्लेरा जो मैं बताया आपको जो वाइटिश पार्ट होता है हमारी आई का। ओके जी, इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा फोटो रिसेप्टर के लिए वो है रेटिना। क्वेश्चन नंबर 18 द नर्व विच कैरीज मैसेज फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स। कि वो नर्व्स जो कि मैसेज ले जाती हैं ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड और मसल की तरफ और ग्लैंड की तरफ, उन्हें क्या कहते हैं? ए मोटर नर्व, बी सेंसरी नर्व, सी मिक्स्ड नर्व, डी ऑटोनोमिक नर्व। तो इसका करेक्ट आंसर है मोटर नर्व। तो यहाँ पर ये शो भी कर रही है पिक, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये एरो लिया है, यहाँ पर देखें, इससे शो हो रहा है कि ये ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड और मसल की तरफ जो लेकर जा रही हैं मैसेजेस, ऐसे नर्व को हम मोटर नर्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 द फॉलोइंग इज इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। ए लिम्फ, बी प्लूरल फ्लूइड, सी प्लाज्मा, डी साइनोवियल फ्लूइड। यहाँ पर इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड के लिए कहा है कि पूछा गया है कि कौन सा है इसमें से, तो हमारा करेक्ट आंसर है प्लाज्मा, यानी सी जो है ऑप्शन वो करेक्ट है। थोड़ा सा यहाँ वजाहत कर दें आपको कि प्लाज्मा इज़ द इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड विच सिचुएटेड इन द वेसल स्पेशली ब्लड वेसल और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है जी। इस तरह से ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ, जबकि पहला जो करेक्ट हमारा आंसर नहीं हो सकता था, क्योंकि ए हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा इस वजह से कि ये लिम्फेटिक फ्लूइड है जो कि कलेक्ट होता है, जो है एक्स्ट्रा फ्लूइड ड्रेन होता है सेल और टिश्यूज से और प्लस जो है अदर सब्सटेंसेस से, ठीक है, जो कि रीअब्जॉर्ब नहीं होता है कैपिलरीज में, तो उसे लिम्फ कहते हैं। तो इंट्रावेस्कुलर जो है फ्लूइड वो सिर्फ हमारे पास प्लाज्मा है। अच्छा, बी ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है प्लूरल फ्लूइड। तो प्लूरल फ्लूइड का मालूम है कि ये जो है प्लूरल कैविटी में होता है, जो कि कवरिंग है हमारे लंग्स की, डबल लेयर कवर होती है, उसके दरमियान में प्लूरल फ्लूइड होता है जो कि हमारे लंग्स को एक्सपेंड होने में हेल्प करता है। और अगर ये ज़्यादा हो जाए तो वो कंडीशन जो है ज़्यादा फ्लूइड का होना प्लूरल फ्यूजन होता है, जो कि प्रॉब्लम करता है रेस्पायरेशन लेने में, ठीक है जी। और साइनोवियल फ्लूइड जो है ये पार्ट होता है हमारे साइनोवियल जॉइंट्स का, जो कि हमारे जॉइंट्स को मूविंग में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 20 प्रिकॉशंस यूज्ड व्हेन केयरिंग फॉर ए रूबेला पेशेंट इज।
ड्रॉपलेट, कॉन्टैक्ट, यूनिवर्सल, हैंड वाशिंग। यानी प्रिकॉशन मालूम किए हैं। रूबेला नाम की जो डिज़ीज़ होती है उसमें क्या करना चाहिए, तो उसमें करेक्ट आंसर है हमारा ड्रॉपलेट। ए करेक्ट आंसर है हमारा। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, इसलिए जो है हमें इससे बचना चाहिए। थोड़ा सा रूबेला का मैंने यहाँ पे डिटेल दे दी है कि रूबेला इज़ ए कंटाजियस डिजीज़ काज बाय ए वायरस, ए माइल्ड इलनेस इसमें होती है। कुछ सिम्टम्स इस तरह के होते हैं जिसमें लो ग्रेड फीवर, ठीक है, सोर थ्रोट होता है, एंड रेश दैट स्टार्ट्स ऑन द फेस एंड स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड जर्मन मेजल्स। यहाँ पर पिक में आप देख सकते हैं, ठीक है, ये बेबी की शो की है कि पहले फेस में होने के बाद जो है पूरी बॉडी पर रैशेस फैल जाते हैं, और ये जो है ड्रॉपलेट जो है वो हमें प्रिकॉशन का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, यानी कि हमें डिस्टेंस रखना चाहिए ताकि हम जो है इस बीमारी से महफूज रहें। क्वेश्चन नंबर 21, स्विस कैनाल इज़ इन द ए पनामा, बी इजिप्ट, सी स्वीडन, डी स्विट्ज़रलैंड। यहाँ पे स्विस नहर का मालूम किया गया है कि कहाँ पर है, तो इसका करेक्ट आंसर है इजिप्ट। ये इजिप्ट में है, ठीक है। रेड सी जो कि बहरा अहमर कहलाता है, इसके अलावा जो है ये एशिया और अफ्रीका के दरमियान में है, ठीक है जी। नीचे वाली जो तस्वीर है उसमें स्विस नहर की पिक मैंने शामिल की है। क्वेश्चन नंबर 22, a client needs to be repositioned but is heavy and nurse is not sure she can move the client alone. The nurse should। यहाँ पर एक सिनेरियो दिया गया है कि एक क्लाइंट है जो कि बहुत भारी भरकम सा है, ठीक है जी, उसको रिपोजिशन करना चाहती है, यानी कि उसको पोजीशन चेंज करना चाहती है नर्स, और उसे यकीन है कि वो उसको मूव अकेला नहीं कर सकेगी। तो ऐसी सूरत में वो क्या करे? ए ट्राई टू मूव द क्लाइंट अलोन, अकेला ही क्लाइंट को मूव करने की कोशिश करे। बी हैव द फैमिली डू इट, क्या फैमिली को वो कहे ऐसा करने के लिए। सी आस्क अनदर नर्स टू हेल्प, दूसरी नर्स से मदद ले। या डी गो ऑन टू अनदर टास्क, या कुछ और काम करने लग जाए। ज़ाहिर है कुछ और काम तो नहीं करने लगेगी, तो यहाँ करेक्ट आंसर है आस्क अनदर नर्स टू हेल्प। तो आपको मालूम है कि अगर क्लाइंट को जो है हम जो है एक क्लाइंट है जो कि हैवी, और अगर वो मूव खुद से नहीं कर सकता, तो हमें हमारे दूसरी नर्स से मदद लेनी चाहिए, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 23, कॉर्टिसोन इज़ डे ए प्रोटीन, बी स्टेरॉइड, सी कार्बोहाइड्रेट, सी डी न्यूक्लिक एसिड। तो ये तो बहुत पॉपुलर है और आप समझ गए होंगे। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है स्टेरॉइड। क्वेश्चन नंबर 24, हाइपोकैलेमिया इज़ द कंडीशन ऑफ सीरम डैश इज़ लेस देन नॉर्मल। हाइपोकैलेमिया एक कंडीशन है जिसमें कौन सा सीरम जो नीचे दिया गया है वो कम हो जाता है, तो पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम या क्लोरीन। तो इसका करेक्ट आंसर है पोटाशियम, क्योंकि इससे जो है जब पोटाशियम का इसमें लिया गया है हाइपोकैलेमिया, और कैलेमिया को कैलेमिया जो लफ्ज़ है वो कैलियम से लिया गया है, जो कि पोटाशियम का दूसरा ग्रीक या लैटिन नेम है, ठीक है। ये तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ ए पोटाशियम। पोटाशियम की कमी को जो है हाइपोकैलेमिया कहते हैं, और ऐसा हो तो उसमें वोमिटिंग वगैरह ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए जो है वो जब अगर गैस्ट्रोएंटेराइटिस का हमारे पास क्लाइंट होता है तो हम रिंगोलेट के साथ साथ बाद औक़ात हमें पोटेशियम क्लोराइड भी डालना होता है, उसमें इन्फ्यूज़ करना होता है, तो उससे जो है वोमिटिंग कंट्रोल हो जाती है, उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटेनम ऑफ बैरन इज़। तो यहाँ पर लफ्ज़ दिया गया है बैरन, जिसका एंटेनम मालूम किया गया है, ज़िद मालूम की है, ठीक है जी। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए रेडिएंट, बी बिसीज, सी फर्टाइल, डी फुल। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है फर्टाइल, क्योंकि रेडिएंट जो है इसकी मीनिंग है हेल्दी, बिसीज का मतलब है सराउंड करना, ठीक है। जबकि जो बैरन जो फर्टाइल है ये ज़रख़ेज़ होता है, और बैरन के मतलब होता है बंजर, ठीक है। तो दूसरे जो इसके सिनोनिम्स हैं
कुछ मैंने सिनोनिम दिए गई हैं, मीनिंग दी है मैंने यहाँ पर बैरन की। उसमें है इनफर्टाइल है, स्ट्राइल है और अनप्रोडक्टिव है। और जी क्वेश्चन नंबर 26, it is appropriate for a nurse to share the information regarding a client's status with the anyone the nurse sees fit, B the client's family member, C the client's roommate, D the staff on the next shift। जी इसका करेक्ट आंसर है द स्टाफ ऑन द नेक्स्ट शिफ्ट। यानी कि एक नर्स को जो ये बेहतर है कि जो इन्फॉर्मेशन क्लाइंट की हैं वो अपनी नेक्स्ट शिफ्ट में जो आने वाले लोग हैं उन्हीं से शेयर करे, क्योंकि ओवर देने के वक्त क्लाइंट की जो प्रेजेंट कंडीशन है वो नेक्स्ट शिफ्ट वालों को मालूम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, द प्रेसिपिटेशन ऑर्डर्स आर 0.125 mg milligram digoxin orally, tablet containing 0.25 mg available, how many tablets will you administer। यहाँ पर देखें फिजिशियन ऑर्डर जो दिया गया है वो 0.125 मिलीग्राम है डिजॉक्सिन का है ओरली, जबकि टैबलेट हमारे पास 0.25 मिलीग्राम की है। ठीक है, तो इसमें हमें ये सवाल किया गया है कि कितनी टैबलेट हम दें। हमारे पास रेस्पॉन्सेज हैं ए 1 टैबलेट, बी 1/5 टैबलेट, सी 2 टैबलेट, डी 1/2 टैबलेट। तो डियर व्यूअर्स, यहाँ पर आप मेरी जो वीडियो है सेकंड जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलसिले में मैंने बनाई थी, जिसमें डोसेज कैलकुलेशन का जिक्र किया गया था, उसमें मैंने आपको फार्मूला बताया था कि ऑन हैंड डोज इज इक्वल टू ड्रग ऑर्डर। ठीक है, वो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और इस फार्मूले के तहत इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बनता है यहाँ पर हाफ टैबलेट। वैसे भी अगर आप देखें तो ऊपर जो 0.25 mg लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसका 0.125 हाफ ही है, लेकिन जो फार्मूला मैंने आपको सिखाया उस फार्मूले से आप जब सॉल्व करेंगे तो आंसर यही बनेगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 28, बेस्ट मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट वास। बेस्ट मेथड जो डिसइंफेक्शन का हॉस्पिटल के जो वेस्ट होते हैं उसका था, ये माजी की बात कर रहे हैं, ए फ्यूमिगेशन, बी इंसिनरेशन, सी सनलाइट, डी बर्निंग। तो इसका करेक्ट आंसर है इंसिनरेशन। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें जो नीचे तस्वीर दी गई है ये इंसिनरेटर की पिक्चर है। ये एक ऐसा जो है इस तरह की वो चीज़ बनाई जाती है जो कि आमतौर पर आपने देखा होगा कि ये मुख्तलिफ़ भट्टियाँ जो होती हैं जिनमें हम चीज़ों को गलाते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, जो आपने चूड़ी के कारखानों में देखी होंगी, ठीक है, जिसमें हम चीज़ों को गलाने का काम करते हैं। तो इस तरह का एक तैयार किया जाता है, एक रूम टाइप का होता है और उसमें जो है वेस्ट हॉस्पिटल का डाल दिया जाता है और वो तकरीबन इस तरह का ये बना होता है इंसिनरेटर कि उसमें आग जो है बुझती नहीं है। ठीक है जी, तो इसमें हर तरह का वेस्ट जो है वो इसमें बर्न करके ख़त्म कर दिया जाता है। तो पहले तकरीबन काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स थे जिनमें यह हॉस्पिटल इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो इसलिए इसमें वास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि डिसइंफेक्शन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट का जो मेथड है वो कौन सा था, तो पहले इंसिनरेशन था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, 1000 milliliter of normal saline is to be infused in 8 hours. If drop factor is 20 drops per ml, what will be the approximate rate of flow per minute? तो यहाँ पे जो कमीशन में जो क्वेश्चन दिया गया था वहाँ पर जो है इसमें ड्रॉप फैक्टर नहीं दिया गया था, क्योंकि ड्रॉप फैक्टर अगर नहीं देंगे तो आप ये क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर सकते थे। ठीक है जी। तो मेरी वीडियो में मैंने आपको जो लास्ट वीडियो थी यानी कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन प्रिपरेशन की जो वीडियो 1 थी, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उसको अगर आप देखेंगे तो वहाँ से आपको फार्मूला मालूम हो जाएगा। इसमें भी फार्मूला इस्तेमाल किया है मैंने। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 40 ड्रॉप्स। अगर 20 ड्रॉप्स पर ml
इसका ड्रॉप फैक्टर होगा, तो इसका आंसर, एक्यूरेट आंसर तो 42 होगा। आप इसको जब सॉल्व करके देखेंगे 41.66 आएगा, लेकिन उसको जो है हम राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 40 हो जाएगा। फार्मूला आपके सामने मौजूद है यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ पर देखें आप कि 1000 की बात की थी, तो जो प्रोपोज फ्लूइड इन मिलीलीटर यहाँ पे 1000 हम लिखेंगे। ड्रॉप फैक्टर यहाँ पर 20 दिया गया है, तो ड्रॉप फैक्टर की जगह 20 आप इंसर्ट कर देंगे यहाँ पर। और टाइम इन आवर्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 8 करके उसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये पूरे के पूरे 8 आवर्स जो है वो मिनट में डिवाइड हो जाएंगे। इस तरीके से ऊपर का जो प्रोडक्ट आए उसको नीचे वाला जो प्रोडक्ट है उससे आप डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर 41.66 होगा, जो उसको राउंडिंग ऑफ में 42 कहते हैं। लेकिन चूंकि कमीशन में 20, 30, 40 और 50 रेस्पॉन्सेज दिए थे, तो इसमें 20 ड्रॉप्स के लिहाज से जो है बनते हैं 40, और 15 अगर, जैसे कि मैं नीचे लाइन में आप देखें ड्रॉप फैक्टर 15 देन 30 ड्रॉप्स पर मिनट विल बी आंसर। तो मैंने दोनों तरह से दे दिया है, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा इस फार्मूले के तहत, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि ये फ्लो रेट कैलकुलेशन का जो फार्मूला है, ये अगर आपको याद नहीं है तो इस तरह के जितने सवाल भी अगर कोई कमीशन में आते हैं या आपके किसी टेस्ट में आते हैं, कहीं आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप नहीं कर सकते। सो देयर फॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to remember this formula that flow rate is equal to proposed fluid in milliliter into drop factor and whole divided by the proposed time in minute. So next question हमारा question number 30, which of the disease is inheritable? A leukemia, B color blindness, C malignancy, D hepatitis। तो इसका करेक्ट आंसर है कलर ब्लाइंडनेस। Color blindness is supposed as inheritable disease.